हाँ भाई, तो कल अपन बात कर रहे थे, कौन से ग्रुप तक पढ़ चुके थे अपन? 4 हो गया था। जिंक और निकिल दोनों हो गए थे। जिंक निकिल दोनों हो गए थे। बस ठीक है तो। हम्म। चलो, इसके बाद बात करते हैं अपन कल, मतलब अभी ग्रुप नंबर 5 की। ग्रुप नंबर 5 से अच्छा, कल अपन ने ऑक्सिलरी रिएजेंट की बात कर ली थी। NH4OH का यूज होता है, NH4Cl ऑक्सिलरी रिएजेंट। हेल्पिंग के बारे में बताया था कल। हाँ, चलो ठीक है, अभी लिख लेते हैं। हम्म। तो पहले तो एक काम करो, देखो, हाँ फिर एक साथ लिख लेंगे सब। देखो, ग्रुप नंबर 5 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 5 की बात अगर करें, तो ग्रुप नंबर 5 के अंदर कौन कौन रिएजेंट है? बेरियम और कैल्शियम। बस कार, बस कार था ना। तो बस और कार, ये दोनों। अच्छा, इसके अगर ग्रुप रिएजेंट की बात करें, तो ग्रुप रिएजेंट क्या है इसका? ग्रुप रिएजेंट क्या है इसका? तो अमोनियम का कार्बोनेट और उसके साथ में NH4OH। ठीक है, तो देखो, हाँ, अमोनियम कार्बोनेट जैसे हमने इसमें मिलाया, मिलाते से ही अगर इसके अंदर बेरियम था, तो बेरियम का बन गया BaCO3, जिसका है वाइट PPT। और अगर कैल्शियम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और इसका भी हम जानते हैं वाइट PPT। अब देखो, वाइट PPT तो वैसे ही बहुत सारे होते हैं, और अगेन यहाँ कंफ्यूजन हो गया। तो अब डिफरेंस करने के लिए हम जाएंगे वेट टेस्ट की ओर। अब इसका जो वेट टेस्ट है, इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये लेंगे सॉल्ट। जैसे कि मान लो हमारे पास बेरियम का कार्बोनेट BaCO3 है, वाइट PPT। तो पहले इसमें क्या मिलाया जाएगा? एसिटिक एसिड। जब इसमें एसिटिक एसिड मिलेगा, तो इससे बनेगा सॉल्युबल कंपाउंड, जो है बेरियम एसीटेट, Ba के साथ CH3COO ट्वाइस। ये बेरियम एसीटेट। ऐसे ही मान लो अगर कैल्शियम होता, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता, इसके अंदर भी हम यही काम करते। पहले मिलाते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, और इससे बनता कैल्शियम का CaCH3COO ट्वाइस, कैल्शियम एसीटेट। ये भी सॉल्युबल होता। लेकिन अब डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मिला देंगे K2CrO4 को, पोटेशियम क्रोमेट को। और जब पोटेशियम क्रोमेट मिलाएगा, तो मिलाते से ही बेरियम क्रोमेट का येलो कलर का PPT बनना शुरू हो जाएगा। तो येलो PPT बन गया, इससे अपने को पता पड़ जाएगा कि इसमें क्रोमेट आयन मौजूद था। और इसी तरीके से कैल्शियम वाले के अंदर हम लोग मिलाएंगे अमोनियम ऑक्सलेट को। और जब अमोनियम ऑक्सलेट मिलेगा, तो इससे बनेगा कैल्शियम ऑक्सलेट CaC2O4, और इसका क्या होता है? वाइट PPT होता है। तो टेस्ट में होता क्या है, ये देख लो। टेस्ट में वही है कि जो हम टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करते आ रहे हैं, उसके अंदर अब हमको करना है अमोनियम, बेरियम और कैल्शियम का टेस्ट। हमने पहले मिलाया कार्बोनेट और NH4OH को। मिलाते से ही अगर हमको सफेद रंग का PPT मिलता है, तो हम उस PPT को छान करके अलग कर देंगे, फिल्टर करके अलग कर देंगे। छान कर अलग करने के बाद उस PPT के हम दो हिस्से बनाएंगे। एक मिलाएंगे टेस्ट ट्यूब ए में, दूसरा मिलाएंगे टेस्ट ट्यूब बी में। टेस्ट ट्यूब ए वाले और टेस्ट ट्यूब बी वाले दोनों के अंदर हम पहले एसिटिक एसिड को मिलाएंगे। दोनों को मिलाएंगे, और अगर घुल गया, तो इसका मतलब उसमें या तो कैल्शियम ही है या बेरियम ही है। अगर कुछ और होगा, जैसे मान लो लेड वगैरह होता है, लेड का PPT भी वाइट होता है ना। तो वो पता पड़ जाएगा, अगर लेड वगैरह का होगा तो PPT का PPT ही रहेगा, वो एसीटेट के साथ में भी सॉल्युबल नहीं होता। तो अब जब क्या हुआ, क्लियर सॉल्यूशन बन गया। अब जो क्लियर सॉल्यूशन बना, तो अब हम क्या करें, किसी एक के अंदर K2CrO4 या ये अमोनियम ऑक्सलेट मिला दें। ऐसा क्यों? कि जैसे मान लो कि ए वाली के अंदर बेरियम है, तो जैसे ही हम इसके अंदर मिलाएंगे किसको, K2CrO4 को, वो अगर पीला हो गया, तो इससे पता पड़ जाएगा कि उसमें क्या था, बेरियम। और मान लो अगर हमने इसमें मिलाया और नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसमें बेरियम नहीं था। तो बेरियम नहीं था, तो फिर कौन बचेगा? कैल्शियम। तो अपने आप पता पड़ेगा कैल्शियम। या फिर हम उसको नहीं यूज करना चाहते, हम इसको यूज करना चाहते हैं, तो वही वाली बात है कि मान लो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमने अमोनियम ऑक्सलेट मिलाया, तो PPT नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी के अंदर PPT वापस से क्या बन जाएगा? वाइट। तो जिसमें PPT वाइट बन जाएगा, हम समझ जाएंगे उसमें क्या मौजूद था, कैल्शियम। तो सिंपल सा टेस्ट है बस। अब अगेन देखो, इसमें याद अपने को क्या रखना होगा, PPT। देखो फिर से क्रोमेट आ गया, और यहां से तुम देख सकते हो क्रोमेट का बेरियम, ये भी येलो है, क्रोमेट येलो ही होता है। तभी तो अपन ने पढ़ा था बॉय, बेसिक में ऑरेंज से येलो होता है। तो अब देखो, इसी में वो आगे घुमाएगा तुमको, यूं बोलेगा कि व्हेन बेरियम क्रोमेट
इस सॉल्यूशन में अगर हम मिला दें डाइल्यूट H2SO4 तो क्या होगा? तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। तो अभी जो तुमको येलो पीपीटी दिख रहा है वो कैसा दिखने लग जाएगा? क्यों दिखने लग जाएगा? क्योंकि डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइक्रोमेट बन जाएगा ना भाई। क्रोमेट का डाइक्रोमेट बनता है एसिडिक मीडियम में, ABCD सीखी थी अपन, ABCD। अब आएगा इसके बाद में ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 6 की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 6 में रिएजेंट कौन है? इनफैक्ट ग्रुप नंबर 6 के अंदर एलिमेंट कौन है? मैग्नीशियम, Mg+2। अब देखा जाए तो वैसे इसका टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपन टेस्ट लगा लें इसका, तो उसका रिएजेंट कौन है? इस ग्रुप का रिएजेंट क्या लिखा था हमने? तो इस ग्रुप का रिएजेंट जो लिखा था वो था अमोनियम, सॉरी एक मिनट, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट Na2HPO4। डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मैग्नीशियम+2 के टेस्ट में इस्तेमाल होता है, जिसके साथ NH4OH और साथ में NH4Cl। जब इसके ऊपर अपन टेस्टिंग करवाएंगे मैग्नीशियम+2 की, तो जब मैग्नीशियम+2 इस पर टेस्ट होगा तो ये बना करके देगा हमको मैग्नीशियम के साथ अमोनियम फॉस्फेट, और ये जो है इसका पीपीटी कैसा है? वाइट। तो इसमें फिक्स एक ही सवाल बनता है कि कौन है जो डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करता है, या विच गिव्स टेस्ट विद डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। आंसर कौन है? मैग्नीशियम। प्योर इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। अब यहां पर तुमसे और क्या बातें पूछ सकता है जो अपन ने कल डिस्कस किया था, ऑक्सिलरी रिएजेंट क्या होता है? ऑक्सिलरी रिएजेंट जो हेल्प करता है, तो हमको मेन का कैसे पता पड़ेगा? मेन कौन है? मेन वो है जिससे पीपीटी बनता है। जिससे पीपीटी बनता है वो मेन होता है। जैसे आप देखो यहां पर हमने जो मिलाया, पीपीटी किससे बन रहा है? कार्बोनेट का। तो मतलब कार्बोनेट वाला मेन है, तो ये क्या है? हेल्पिंग, मतलब ऑक्सिलरी। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? जैसे देखो वहां पर उसमें अगर अपन देखें तो वहां पर हेल्पिंग कौन है? NH4Cl। अरे हो जाएगा ना भैया, अमोनियम तो वहां से आ रहा है, बन जाएगा अपने पास। अच्छा, इसके पहले वाले की बात करें जिससे वो था अपने पास NH4Cl, सॉरी क्या कहते हैं, H2S के साथ में। हाँ, तो NH4OH क्या हो जाएगा तब? क्यों? क्योंकि उसमें पीबीटी बनता है NiS का और ZnS का, तो सल्फाइड वाला मेन हो जाएगा। उसके ऊपर में जो है वो है NH4Cl प्लस NH4OH, और वहां पीपीटी हाइड्रोक्साइड के बन रहे थे, FeOH थ्राइस और AlOH थ्राइस। तो अब NH4Cl अपने लिए क्या हो जाएगा? उसके ऊपर में था अपने पास कॉपर+2, ग्रुप 2। कॉपर+2 की अगर बात करें, हम्म, हाँ उसमें था डाइल्यूट HCl के साथ H2S। लेकिन पीपीटी किसका बना था? CuS का ब्लैक। और CuS का ब्लैक पीपीटी बना तो साथ में कौन आया? HCl। तो HCl क्या है उसके लिए? समझ में आ रही है बात? हम्म, नोट कर लो उसको। हम्म। हम्म। कंज्यूम करने लायक डालते हैं, और उसको धो भी लेते हैं, थोड़ा सैंपल दूसरे में निकाल लेते हैं, सैंपल बदलते जाते हैं। नहीं तो उसको वॉश आउट कर लेते हैं। उसको वॉश आउट कर, दूसरे केमिकल भी आते हैं इसमें, दूसरे केमिकल से भी रिएक्शंस होती हैं। हम सिर्फ एक ही तरीके से रिएक्शन नहीं करते हैं, दूसरे केमिकल से भी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मिलाए जाते हैं। और यहीं पर आता है इसमें एक बढ़िया सवाल, अभी लिखेंगे, पहले नोट कर लो। नहीं,
लिख लिया सबने? लिख लिया है क्या सबने? लिख लो, लिख लो। लिख लिया सबने? हम्म। तो यहां पर अपने पास हुआ ये क्या, कैटायन और एनायन का एनालिसिस। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो सॉल्ट के बारे में, एक जिसका नाम है पोटाश एलम और एक जिसका नाम है मोहर सॉल्ट। दोनों के बारे में थोड़ा बहुत अपन पहले से जानते हैं। पोटाश एलम क्या होता है फॉर्मूला? हम्म। एलम पढ़ा था हमने सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में, आइसोमॉर्फिज्म में। फिर दोबारा डिस्कशन हुआ था उसका जब कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे फर्स्ट लेक्चर में, जब डबल सॉल्ट और उसके बारे में देखा था। हम्म। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग किसकी? पोटैश एलम की। सुने भाई, पोटैश एलम, पोटैश एलम की अगर बात करें, जिसका कॉमन नेम हम जानते हैं फिटकरी भी होता है। फिटकरी के नाम से जानते हैं हम इसको, मार्केट में लेने जाएंगे तो फिटकरी के नाम से खरीद लेते हैं भाई। हम्म। अच्छा, फिटकरी की बात करें, पोटैश एलम की अगर बात करें, तो फॉर्मूला क्या है इसका? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस .24H2। ठीक है। तब पहला सवाल तो ये पूछेगा कि हाउ टू प्रिपेयर पोटैश एलम, कैसे बनाते हैं इसको। तो बनाने का तरीका क्या है, यही हमको पढ़ना है इसके अंदर मेन। बाकी तो छोटे मोटे सवाल हैं इसके अंदर। सिंपल तरीका होता है, देखो पहली बात तो ये कि डबल सॉल्ट है ये। डबल सॉल्ट कैसे है हमें क्या पता? डबल सॉल्ट कैसे? हाँ, और वैसे भी देखिए दो सॉल्ट है इसमें, दो सॉल्ट है, इक्विमोलर रेशो में है, 1:1। 1:1 रेशो होता है तभी जाकर के डबल सॉल्ट बनता है। अगर एक रिएजेंट एक्सेस में आना शुरू हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है, याद है? तो ये अपने पास एक डबल सॉल्ट है। अच्छा, तो मिलाएंगे क्या हम? मिलाएंगे हम दोनों को बराबर बराबर अमाउंट में। तो हमने क्या करा, हमने एक सॉल्यूशन बनाया K2SO4 का, एक सॉल्यूशन बनाया Al2SO4 थ्राइस का। दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाया और एक में मिला दिया। और मिलाने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा करके हीट करना शुरू करें। तो हीट करने के साथ साथ इसको बीच बीच में चलाते रहें। चलाने के साथ साथ बीच में हम इसमें क्या करेंगे, कहीं कहीं पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मात्रा में डाइल्यूट H2SO4 मिलाते जाएंगे। अभी ऐसा क्यों करते हैं भी थोड़ी देर में बात करेंगे, पर पहले प्रिपरेशन का तरीका देखो। तो मिलाया, मिलाने के बाद उसके अंदर हम ऐसे ग्लास रॉड से चलाते जाएंगे उसको, कुछ मात्रा में बीच बीच में डाइल्यूट ऐसे मिलाते जाएंगे। मिलाने के कुछ देर बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे करके पानी उड़ना शुरू होगा। और जब पानी उड़ना शुरू होगा तो कुछ देर बाद हमको नीचे क्रिस्टल्स बनते हुए नजर आएंगे। जैसे मिश्री के दाने होते हैं ना, वैसे हमको क्रिस्टल्स बनते हुए दिखेंगे, ट्रांसलूसेंट नेचर के। तो वो जो क्रिस्टल्स बनेंगे उसी को अपन क्या कहेंगे? पोटैश एलम। इसी तरीके से मोहर सॉल्ट भी बनता है, सेम तरीका होता है। इनफैक्ट हर डबल सॉल्ट को दुनिया में बनाने का तरीका यही है कि आप दोनों सॉल्ट को लो, दोनों सॉल्ट को इक्विमोलर रेशियो में मिलाओ और मिला करके सॉल्यूशन को हीट करना शुरू करो। उसमें बीच बीच में चलाते रहो उसको, ताकि ढंग से बने क्रिस्टल। ऐसा नहीं हो कि नीचे की तरफ क्रिस्टल की थिकनेस ज्यादा हो जाए, ऊपर की तरफ कम हो, मतलब अच्छा दिखना चाहिए। और उसमें कुछ मात्रा में आपको रिएजेंट मिलाते जाओ, जैसे यहां पर अपन इन दोनों में देखेंगे कि H2SO4 को मिलाते हैं। तो कुछ देर बाद क्या होगा, पानी उड़ना शुरू हो जाएगा, और जब पानी उड़ेगा तो नीचे क्रिस्टल मिलेंगे हमको। वो किसके होंगे? पोटेशियम होगा तो इसके होंगे, मोर सोल्ट होगा तो उसके होंगे। अब सवाल इसमें ये आता है कि क्या हम इसको बिना हीट करे नहीं बना सकते? बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? उसमें बहुत समय लगेगा। क्या करो आप, वही तरीका, दो सॉल्ट को मिला दो, पानी में मिलाकर रख दो उसको, 2-3 दिन तक पड़े रहने दो। तो समय के साथ धीरे धीरे करके पानी उड़ जाएगा। तो
तो पानी उड़ जाएगा, जो पानी बचेगा थोड़ा बहुत वो किसी क्रिस्टल के फॉर्म में बचेगा। लेकिन लेबोरेटरी में हमारे पास वक्त तो नहीं होता, हम थोड़ा 3 दिन तक वहां बैठे रहेंगे, तो हीट करना पड़ता है। और यहीं पर आता है अब यूज किसका, H2SO4 का, कि आपने इसमें डाइल्यूट H2SO4 को क्यों ऐड करा। तो देखो, डाइल्यूट H2SO4 अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो यहां पर एक समस्या आ सकती है। समस्या क्या आ सकती है कि देखो, K2SO4 तो आयनिक कंपाउंड है, लेकिन Al2SO4 थ्राइस के अंदर कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। और अगर कोई कंपाउंड कोवेलेंट कंटेनिंग है और उसके साथ पानी है, या आप उसको पानी के साथ अगर हीट कर रहे हो, तो देयर माइट बी अ चांस कि उसका हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाए। ये हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट में। ड्राइंग एजेंट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसके नीचे बहुत सारे पॉइंट लिखे थे, और वहां एक पॉइंट हमने लिखा था कि अगर आयनिक क्लोराइड्स हैं तो उनको ड्राई करा जा सकता है या डिहाइड्रेट करा जा सकता है जस्ट बाय हीटिंग। लेकिन कोवेलेंट के साथ ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोवेलेंट को जैसे ही हीट करने की कोशिश करोगे वो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और यही दिक्कत है यहां पर भी, कि क्योंकि एल्यूमिनियम का सल्फेट बैठा हुआ है, और एल्यूमिनियम के सल्फेट को अगर आपने ज्यादा हीटिंग दे दी तो क्या पता वो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना दे। और दिक्कत वो है कि एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड का होता है व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी। तो वो एक नया सरदर्द आ जाएगा, एक नई इशू आ जाएगा, एक नई समस्या को जन्म दे दोगे आप। समझ रहे हो। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, अब अपने पास सामने कौन आता है, H2SO4। अब H2SO4 क्या करता है, कॉमन आयन इफेक्ट का यूज करता है, जिसके अपन ने कल बात करी थी। कल बात करी थी अपन ने कॉमन आयन इफेक्ट, NH4OH, उसके बाद हो जाए, हाँ। तो वही काम करेगा। जब कॉमन आयन इफेक्ट रहेगा तो सल्फेट के जो पीपीटी है वो बने ही नहीं पाएगा, मतलब अलग अलग नहीं हो पाएगा। सल्फेट जो है वो नीचे पीपीटी के फॉर्म में बैठा रहेगा। तो इस तरीके से डाइल्यूट H2SO4 जो होता है वो हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, कॉमन आयन इफेक्ट का यूज करके हेल्प करता है। कंसंट्रेट क्यों नहीं लिया, कंसंट्रेट लो, क्या दिक्कत है। कंसंट्रेट एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कंसंट्रेट तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना भाई। वो तो खुद ही पानी खींच लेगा, आपको थोड़ा पानी छोड़ना तो है। इनफैक्ट आपको थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत सारा पानी छोड़ना है, 24 वाटर के मॉलिक्यूल बचने चाहिए। पता पड़े आपने फिटकरी मिलाया, सुखा दिया फिटकरी को पूरा, कोई क्रिस्टल ही नहीं बन पाया उसका, सॉल्ट का सॉल्ट नीचे पड़ा रह गया। क्रिस्टल बनेगा तभी तो जब 24 वाटर मॉलिक्यूल साथ में बचेगा। तो डाइल्यूट एसओ4 क्या करता है, सॉल्यूशन में सल्फेट की मात्रा बढ़ाता है। सल्फेट की मात्रा बड़ी रहेगी तो Al2SO4 थ्राइस अलग अलग नहीं होंगे। जब तक अलग अलग नहीं होंगे तब तक हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। इसलिए तो एक साथ बढ़ने रहेंगे, इकट्ठे रहने रहेंगे। ये काम इंश्योर करता है H2SO4। वो क्या करता है, पानी में यानी सॉल्यूशन में सल्फेट की मात्रा को बढ़ा के रखता है। और हमें पता है कि जब सल्फेट की मात्रा बड़ी रहेगी तो कॉमन आयन इफेक्ट के हिसाब से पीपीटी बना रहेगा, ये यूं कहें कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जब तक सॉल्युबिलिटी कम रहेगी तब तक बढ़िया है। सॉल्युबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, एल्यूमिनियम का आयन फ्री होने शुरू हो जाएंगे, हीटिंग करोगे तो एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड बनने शुरू हो जाएंगे। क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ आ रही है बात। अब यहाँ पर दूसरे सवाल पूछेगा क्या, जो अपन ने पढ़ा हुआ है, देखो अब सब पुरानी बातें याद आएंगी। पूछेगा तुमसे, बताओ एलम का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है। एलम का एक्वस सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, क्या है। तो एसिडिक है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। इनफैक्ट हमने ये पढ़ा हुआ है कि K2SO4 Al2SO4 थ्राइस जो है, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू है। देखो ये क्या है अपने पास, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ है। तो ओवरऑल एसिडिक ज्यादा है ना, इसलिए इसका एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक। और एसिडिक है मतलब पीएच का वैल्यू 7 से, लिटमस को रेड टू ब्लू या ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड कर देगा। फिर अगला सवाल ये पूछेगा कि अगर हम मान लो इसका एक्वा सॉल्यूशन को आयोनाइज करें, मतलब इसको अगर हम आयोनाइज करते हैं, तो आयोनाइज करने के बाद क्या ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करेगा या लॉस्ट कर देगा, लॉस्ट कर देगा। आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी ना, तभी तो सबके टेस्ट शो करेगा। अच्छा, सबके टेस्ट शो करेगा मतलब क्या है, तो K+ का टेस्ट शो करेगा, सल्फेट का करेगा, एल्यूमिनियम+3 का करेगा। इसमें इसमें से सल्फेट का टेस्ट अपन पढ़कर आ चुके हैं, एल्यूमिनियम+3 का टेस्ट भी अभी हमने पढ़ी लिया कल की क्लास में। समझ रही बात, सबके टेस्ट शो करेगा। अब सवाल ये पूछेगा जब आयोनाइज होगा तो कितने टाइप के आयन देगा, ये बताओ, कितने टाइप ऑफ आयन ये डिसोसिएट करेगा, कितने, 3 भाई, एक तो पोटेशियम, एक सल्फेट और एक एल्यूमिनियम, बस। पानी तो है नॉर्मल। अगला सवाल, कितने नंबर ऑफ आयन देगा, कितने नंबर ऑफ आयन देगा, संख्या, 8 देगा। भाई 2 के, एक सल्फेट, 3 तो यही दे देगा, 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट, 5, 5 और 3, तो नंबर ऑफ आयन कितने देगा, 8 देगा। अगला सवाल पूछेगा व्हाट इज द कलर ऑफ इट, तो ये कलरलेस होता है, ये याद रखना, ये कलरलेस होता है। और ये भी याद रखना
कि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। ये स्ट्रक्चर, ये दो बातें अपन याद रखेंगे कि स्ट्रक्चर इसके ऑक्टाहेड्रल होती है और कलरलेस होता है। अब तुमसे पूछेगा बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, तो आईयूपीएसी नेम अपन बताएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसा अपन कोऑर्डिनेशन में करते थे। अब देखो जैसे इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट, पहले कौन आएगा? एल्यूमिनियम। यूं बोलेगा तुमसे एल्यूमिनो पोटेशियम सल्फेट डोडेका हाइड्रेट। डोडेका क्यों? 24 को डोडेका ही बोलते हैं। तो पहले नाम एल्यूमिनियम का क्यों आया? अल्फाबेटिकल वैल्यू, सिंपल सी बात, एल्यूमिनो पोटेशियम सल्फेट डोडेका हाइड्रेट। है बात समझ में आती है? ऐसे देखो इसका दूसरा भाई आएगा, दूसरा भाई जो है इसका वो कौन है? मोहर सॉल्ट। और मोहर सॉल्ट ही हम पढ़ करके आ चुके हैं। इनफैक्ट मोहर सॉल्ट का तो तुमने शायद टाइट्रेशन भी किया हुआ है। टाइट्रेशन करने गए तुम? अच्छा अभी नहीं गए? हाँ चलना। तो देखो यहां पर अगला वो है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट ऑल्सो नोन एज FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये पढ़ा था अपन ने। और फॉर्मूला होता है इसका FeSO4, फेरस अमोनियम सल्फेट। देखो नाम में है फेरस FeSO4, अमोनियम NH4 ट्वाइस SO4 और .6H2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब दूसरा सवाल पूछेगा क्या ये डबल सॉल्ट है कि नहीं है? क्या ये अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा कि लॉस्ट करेगा? क्या ये सबके टेस्ट शो करेगा नहीं करेगा? इसमें Fe+2 है, टेस्ट शो करेगा। हमने Fe+2 को +3 में कन्वर्ट करके टेस्ट पढ़ लिया। हमने सल्फेट का टेस्ट पढ़ लिया। हमने अमोनियम का जीरो ग्रुप में टेस्ट पढ़ लिया। सबके टेस्ट ये शो करेगा। तो अब देखो इसमें सवाल में सवाल बनेंगे, इसमें भी सवाल में सवाल बनेंगे कि कौन है, क्या ये एक वाइट जिलेटिनस पीपीटी दिखाएगा नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। अरे भाई वाइट Fe+3 को कन्वर्ट करने के बाद क्या ये ब्लड रेड पीपीटी बनाएगा नहीं बनाएगा? ब्लड रेड बनाएगा, बनाएगा ना भाई। प्रूशियन ब्लू बना सकता है, ये सब बातें बोलेगा। अब ये बोलेगा इसके बाद में हाँ भाई डबल सॉल्ट हो गया, ठीक है, 1:1 का रेशो हो गया। प्रिपरेशन कैसे होगी? बिल्कुल उस तरीके से, बिल्कुल सेम टू सेम तरीका है। क्या? इक्विमोलर रेशो लेंगे दो सॉल्ट का, मिला दिया एक साथ पानी में, उसको हीट करें, लगातार चलाते रहें। और फिर से पूछेगा कि इसमें हम कुछ मात्रा मिला देंगे, तो काय के लिए मिलाएंगे? टू अवॉइड द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को अवॉइड करने के लिए हम इसमें कुछ मात्रा में केमिकल मिलाते रहेंगे। अगला सवाल जो पूछेगा तुमसे ये कि जब ये डिसोसिएट होगा या ये जब आयोनाइज होगा, तो आयोनाइज होने के बाद कितने टाइप ऑफ आयन देगा बताओ? तो ये भी 3 टाइप ऑफ आयन देगा। 3 देगा ना भाई? अगला कितने नंबर ऑफ आयन देगा? नंबर ऑफ आयन देगा 5। ये सबको समझ में आ गया? 1 2 4 और ये 5, नंबर ऑफ आयन 5 दे देगा। तो दोनों में से अच्छा कंडक्टिविटी कौन शो करेगा? ये वाला। ये 8 आयन दे रहा है ना, वो तो 5 ही दे रहा है बेचारा। अगला सवाल, दोनों के अंदर से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? मोहर सॉल्ट की, उसमें डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक का तो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में देखते हैं भाई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो डी ब्लॉक के बनाएंगे ना भाई, डी ब्लॉक की तो बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगला सवाल पूछेगा कि इसकी जो कलर है वो क्या है। अब ये याद रखना, कलर है इसका लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन कलर होता है। और इसमें कई बार स्टूडेंट को धोखा होता है, वो बोलते हैं कि सर हमको जो टाइट्रेशन करवाया जाता है, जो टाइट्रेशन पूछ रहा था मैं तुमसे, टाइट्रेशन जब करवाया जाता है तो वो तो कलरलेस दिखता है, और यहां पर अपन लिख रहे हैं लाइट ग्रीन, ये क्या चक्कर है? तो ये चक्कर नहीं है, ये वही वाली बात है जो मैंगनीज के साथ होती है। हाँ, Mn+2 वैसे टेक्निकली लाइट पिंक है, लेकिन वो लाइट इतना लाइट है कि हमको कलरलेस दिखता है। तभी अपन बोलते हैं व्हेन पासिंग SO2 थ्रू एसिडिफाइड KMnO4 इट बिकम्स कलरलेस। यही यूं कहते हैं SO2 जो है वो डीकलराइज कर देती है एसिडिफाइड KMnO4 को, जबकि कायदे से क्या बोलना चाहिए? लाइट पिंक कर देती, लेकिन लाइट पिंक हमको दिखता ही नहीं है। वही स्थिति यहां पर भी है कि कलर जो है बहुत इसका हल्का है, इसलिए लाइट ग्रीन बोलते हैं। और जब इसको ज्यादा मात्रा में पानी में घोल देंगे तो ऑफ कोर्स दिखेगा ही नहीं। इसलिए हम इसको कई बार सॉल्यूशन में देखेंगे। जैसे तुम लोग जब टाइट्रेशन करने जाओगे तो तुमको मोर सॉल्ट से टाइट्रेशन करने को मिलेगी, तो तुम देखोगे कि हाँ सर ने तो पढ़ाया था कि लाइट ग्रीन होता है, तो यहाँ तो हमको कलरलेस दिख रहा है। तो समझ आना भाई, अगर उसका क्रिस्टल देखने को मिलेगा, हालांकि वैसे तुम लोग क्रिस्टल दिखाते नहीं, लेकिन अगर तुमको याद रह जाए उस टाइम किसी को, तो बोलना कि सर इसका अगर क्रिस्टल है तो क्रिस्टल दिखाओ। सॉल्यूशन तो क्रिस्टल से बनाया होगा उसने, तो क्रिस्टल बनाएगा तो क्रिस्टल दिखा दे, तो तुम देखना हल्का हल्का तुम्हें ग्रीन कलर दिखेगा। अब पूछेगा इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो स्ट्रक्चर तो दोनों की सेम है।
स्ट्रक्चर ये दोनों की सेम है, स्ट्रक्चर कैसी है, ऑक्टाहेड। अच्छा एक सवाल और पूछ सकता है तुमसे, उसमें ये है कि पोटेश एलम का फॉर्मूला क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बदल लिख सकते हैं, इसी से ये बना है। कैसे? आप इनफैक्ट ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है भाई। और इनफैक्ट अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो तुमको यही फॉर्मूला मिलेगा। कोऑर्डिनेशन में अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तुमको यही फॉर्मूला मिलेगा, बर्नर्स थ्योरी के जस्ट नीचे। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं? अच्छा एलम की बात करें तो एलम के अंदर हम लोग पढ़ के आए जनरल फॉर्मूला M2SO4 M-2SO4 थराइस 24S2। ये M जो होता है पहला एलिमेंट, ये कौन सा होता है, मोनोवेलेंट। उधर वाला ट्राईवेलेंट। बाईवेलेंट तो कोई बना नहीं सकता। तो क्या कभी लिथियम एलम बना सकता है? क्यों? हाँ क्योंकि 6s2 जुड़ने चाहिए, 6 बॉन्ड बनाने की उसकी एबिलिटी नहीं है। ऐसे ही बोरोन भी एलएम नहीं बना सकता। क्यों? ये बात अपन ने लिखी भी हुई है कि लिथियम एंड बोरोन डज नॉट फॉर्म एलम ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिट। भाई किसी के पास वेकेंट डी होंगे तभी तो 6 बॉन्ड बनाएगा। और एलम बनाने की बेसिक नीड ये है कि 6 वाटर होने चाहिए। अगर देखो तुमको याद आए तो हमने ऐसे करके कुछ पढ़ा था कि इसका रेशो जो होता है वो हम ऐसे लिखते हैं, एम के साथ H2O का होल 6+1। इसका रेशो M-H2O का होल 6+3। और इसका रेशो लेते हैं सल्फेट SO4-2 के साथ। याद आ रहा है कुछ? हमने रेशो लिखा था इसका 1:1:2। ये पढ़ा हुआ है अपन ने। अभी ये सब सवाल तुमसे यहां पर पूछेगा। तो पहले एक काम करो, लिखो नोट। हम्म। अच्छा ग्रुप 3 की अगर बात करें अपन, ग्रुप 3 जो हमने कल पढ़ा था, ग्रुप 3 में हमने शुरुआत में कल देखा था कि H2S को सबसे पहले बॉयल ऑफ करना पड़ता है। क्यों? हाँ लिखो। फॉर ग्रुप 3, फर्स्ट पॉइंट, फॉर ग्रुप 3 या थर्ड ग्रुप एक ही बात। फर्स्ट पॉइंट, H2S is boiled off, otherwise H2S is boiled off, otherwise H2S is boiled off, otherwise PPT of next groups, otherwise PPT of next groups may also get formed. PPT of next groups may also get formed. तो क्या दिक्कत है, बन जान दो ना पीपीटी, सारे बना दो एक साथ। तो पता नहीं पड़ेगा अपने को कि एफई का टेस्ट आया कि नहीं आया, क्योंकि एफई से पहले अगर निकल का टेस्ट आ जाएगा तो एफई तो छुप जाएगा ना बीच में। सेकंड पॉइंट, क्यों मिलाया था हमने डाइल्यूट HNO3? देखो dilute HNO3 was added. Dilute HNO3 was added in the solution before testing of group 3. In the solution before testing of group 3. Before testing of group 3 to convert Fe+2 into Fe+3. To convert Fe+2 into Fe+3. कल अपन ने लिखा था कि ऑक्सिलरी रिएजेंट। पहले तो एक काम करो, जहां पर ग्रुप 3 लिखा ना अभी अपन ने पीछे रिएक्शंस वाले पार्ट में, वहां लिखा है अपन ने ग्रुप रिएजेंट में NH4OH प्लस NH4Cl। NH4Cl के नीचे एरो बना के लिख लो ऑक्सिलरी रिएजेंट, ऑक्सिलरी रिएजेंट। ऑक्सिलरी रिएजेंट लिख ले। हम्म। ऑक्सिलरी रिएजेंट। अब हमने ऑक्सिलरी रिएजेंट क्यों मिलाया? हाँ लिखो, अब आगे लिखो वहां पर नोट में। थर्ड पॉइंट,
NH4Cl is added along with NH4OH. NH4Cl is added along with NH4OH so as to control or check, so as to control or check the concentration of, control or check the concentration of OH minus ions, concentration of OH minus ions in the solution. अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये हो जाएगा कि अगले वालों के पीपीटी बन जाएंगे, जो समस्या ऊपर आ रही थी वही समस्या आ जाएगी अब, क्योंकि मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड्स इनसॉल्युबल यानी पीपीटी बनाते हैं। तो हमको क्या है, लिमिटेड मात्रा में ही OH चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, ज्यादा मात्रा में NaOH को घुलने देंगे, तो NaOH NH4OH क्या करेगा, OH को रिलीज करेगा, और जब आगे NaOH को रिलीज करेगा तो उससे एकदम से बहुत सारी मात्रा में OH निकल जाएगा, तो सबके पीपीटी एक साथ बन जाए। और यहीं पर आता है एक बहुत ही शानदार पॉइंट, सुनो। हाँ, बड़े टाइम पे बात याद आई है, नोट लिख रहे हैं अपन। देखो, एक ऐसा रेडिकल होता है जो दो दो ग्रुप में देखा जाता है। एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा रेडिकल होता है जो दो दो ग्रुप में देखा जाता है, और वो होता है लेड, Pb का +2। अभी कल बात करी थी क्या अपन ने? अच्छा, क्वेश्चन के थ्रू हाँ बात हुई, हाँ हाँ। लेड जो है वो दो दो ग्रुप में देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? पर ऐसा होने के पीछे रीजन आता है, बेसिकली रीजन तो KSP से आता है, लेकिन क्या होता है देखो, बात सुनो। जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब में तो क्या कहें, हमने सबसे पहले क्या मिलाया, अमोनियम का टेस्ट करा, वो टेस्ट हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो ठीक है। आगे हमने मिलाया ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl अगर मान लो हमने कम मात्रा में मिला दिया, मतलब ऐसा हो सकता है, मान लो कि हमारे पास Pb+2 बहुत ज्यादा हो और हमको अंदाजा नहीं लगे, हमको लगे कि यार Pb+2 है ही बहुत कम, तो हमने थोड़ी ही मात्रा में HCl मिलाया। तो अब जब थोड़ी ही मात्रा में HCl मिलाएंगे, इसका मतलब HCl लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। उससे होगा क्या कि जितनी मात्रा में HCl मिलाएंगे उतना तो PbCl2 बन जाएगा, लेकिन कुछ Pb+2 अभी भी सॉल्यूशन में बचा रहेगा। और अगर Pb+2 सॉल्यूशन में बचा रहेगा, तो अगला रिएजेंट जैसे ही मिलाया हमने, क्या, H2S, H2S को अगर तुम Pb+2 दिखा दोगे तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है सल्फर के प्रति। तो वो क्या कर देगा, PbS का PPT बना देगा। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि PbS का PPT बन जाएगा, प्रॉब्लम ये है कि जो PPT बन रहा था COS का वो भी ब्लैक था, और PbS का बनेगा वो भी ब्लैक है। तो पता ही नहीं पड़ेगा अपने को, हम तो ये मानेंगे कि कॉपर का PPT, क्या पता वो लेड का ही PPT हो। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है इस बात का कि जब हम लेड का टेस्ट करें तो बहुत ज्यादा मात्रा में ही मिला दे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम वॉश आउट कर देंगे उसको, लेकिन पहले इंश्योर करना चाहिए। इसीलिए लेड, ध्यान रखना इस बात का कि लेड एक ऐसा एलिमेंट यानी Pb+2 जो है वो एकमात्र ऐसा है जो दो दो ग्रुप में टेस्ट दिखाता है। ग्रुप 1 में तो अपने ग्रुप में तो दिखाता ही दिखाता है, ग्रुप 2 में भी कभी कभी टेस्ट दिखा देता है। इसलिए अगर मान लो तुमको सवाल मिले, जैसा कि वो सवाल था, उसमें क्या है, उसने ग्रुप नंबर 1 नहीं लिख रखा है, ग्रुप नंबर 2 लिख रखा है, तो इससे कई बार डाउट आता है कि सर आपने तो ग्रुप 1 में लिखवाया था, बात सही है, लेकिन वो ग्रुप 2 में भी टेस्ट दिखाता है। तो नोट का अगला पॉइंट स्टार मार्क करके लिखना, Pb+2, Pb+2 shows test in both, ऐसे लिखो, Pb+2 shows test in two groups, Pb+2 shows test in two groups, ब्रैकेट में लिख लो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, तो इस पर को बस ध्यान रखना है अपने को, वैसे वाली बात है। अगर हाँ हम ये ध्यान नहीं रख पाए तो कहीं तो ध्यान रख ही लेना कि कौन से में है, 1 में है, 1 तो याद ही रखेंगे अपन, और अगर ऑप्शन में दोनों आ जाएंगे तो भी अपन 1 को टिक करके आएंगे। वो तो बात तब है जब 1 ना हो, तो फिर 2 को टिक करना है। ठीक है, अब ये नोट कर लो, हेडिंग लिख लो। क्यों नहीं बढ़ेंगे? और भी तो आयन हो सकते हैं उसमें। जो अननोन सॉल्ट दिया, यही तो कर रहे हैं हम, सॉल्ट एनालिसिस में कर क्या रहे हैं, हमारे पास सॉल्ट दिया, क्या पता उसमें 10 के 10 कैटायन हो, हमें क्या पता। हम यही तो कर रहे हैं, हम चेकिंग ही तो कर रहे हैं।
पहले हमने एक को चेक करा, हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो बढ़िया। दूसरे को चेक करा, हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो बढ़िया, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं ना, ऐसे। ये प्राचीन काल में एक चैप्टर पढ़ा था हमने, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत पहले। वहीं लिखा है बेटा, इसलिए कह रहा हूँ। अभी रिवीजन कर रहा होगा ना, वहां मिलेगा तेरे को आइसोमॉर्फिज्म में। ये ऐसा होता है, ये M2SO4, M-2SO4 थ्राइस, 24H2, 24 वाटर मॉलिक्यूल, दो और दो चार के पास है, तो एक के खाते में छह जाते हैं। अब M कितने हैं देख, दो। M- कितने हैं, दो। सल्फेट कितने हैं, चार। दो, दो, चार, 1 1 2, ऐसे आता है। हम्म। देख लिया। हम्म।
अब बुकलेट ओपन कर लो, अब करेंगे अपन सवाल इसमें। हम्म। हाँ कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं ना। हाँ। और क्या। अभी तो सवाल कर रहे हैं भाई। हाँ। चलो सुना। पेज नंबर 42। अच्छा, तो बुक का वेट कर रहा है तू। अच्छा, लाया नहीं है। ले आता तो ऐसा क्या कर लेता तू। कह रहा ये भी सही बात है सर। चलो सुनो, पेज नंबर 42। अब देखो सवाल करते हैं इसमें। हाँ, पेज नंबर 42 में देखो क्वेश्चन नंबर 8। आंसर मत देखना पीछे कोई भी, कईयों के आंसर गलत भी हैं। 42। हम्म। प्रूस प्रूशियन ब्लू अपन को पता है एक ही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9। ग्रुप रिएजेंट फॉर फिफ्थ ग्रुप रेडिकल। फिफ्थ ग्रुप रेडिकल जो आज अपन ने आज पढ़ा, कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 10। डीएमजी इज यूज फॉर द टेस्ट ऑफ निकिल। एक काम करो, पहले एक मिनट रुको। पहले तुम इधर पीछे की तरफ आओ, क्वेश्चन नंबर 61 से पढ़ो। पहले आसान सवाल करते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा देखो तो। क्वेश्चन नंबर 61। पोटाश एलएम का फॉर्मूला पूछ रहा बेचारा, ये अपन जानते हैं। हाँ, आंसर मत देखना पीछे, कईयों के आंसर गलत है। हाँ। और फिर तुम क्या है, तुम्हारे पास वो विशेष शक्ति तो है ही सही। क्या कि गलत को भी सही कर देते हैं अपन। एक बार आंसर बता पड़ जाए, राह तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं, सॉल्यूशन तो हमारे हिसाब से तय होता है। आंसर बता पड़ जाए बस एक बार। अगला क्वेश्चन नंबर 62। पढ़ते जाओ, अब सवाल देखो तुम। हम्म। कलर ऑफ पोटेशियम, कलरलेस, शेप ऑफ पोटेशियम, ऑक्टाहेड्रल, कितने नंबर ऑफ आयन फर्निश करेगा। 8 आयन फर्निश करेगा। आसान है। आगे 66 सवाल पढ़ो। कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है अबाउट पोटेशियम। सेकंड, एसिडिक होता है। अगला सवाल, हाउ मेनी टाइप ऑफ आयन फर्निश। टाइप 3। यार एक काम तो कर लेते, इसके बाद वो लाइन तो लिख लेते, वो एस्ट्रोजोफोर वाली, वो लिख लो उसके बाद। हाँ। हाँ, नोट लगा के लिख लो। इसके बाद नहीं, 5वां नंबर नहीं, मोर सॉल्ट के बाद। मोर सॉल्ट के बाद। ड्यूरिंग प्रिपरेशन a little amount of dilute H2SO4 is also added. During preparation, comma, a little amount of dilute H2SO4 is also added. Dilute H2SO4 is also added to prevent the hydrolysis. To prevent the hydrolysis. ठीक है। अब आ जाओ आगे। हाँ, तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा ना।
हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो पीवीटी बनने लग जाएगा ना, क्योंकि कोवलेंट है ना, तो हाइड्रोलिसिस हो सकता है। सल्फेट उसको टूटने नहीं देगा ना, सॉल्यूशन में कॉमन आयन बचा रहेगा ना, सल्फेट टूटने नहीं देगा, तो पीपीटी रहेगा नीचे। जल्दी बनेंगे क्रिस्टल, टूटने के पहले क्रिस्टल बन जाएंगे, वही तो अपन चाहते हैं। नहीं बस वो दोनों पे लागू है ना, इसलिए दोनों में कॉमन पॉइंट है वो तो। हाँ, अगला। कहाँ गया? हाँ, कौन है जिसका, पता है, फिटकरी क्या है? सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है। हाँ, कौन सा इक्विपमेंट यूज नहीं होता, ये तो इन्फॉर्मेशन है, ब्यूरेट का इस्तेमाल नहीं होता। ये तो इन्फॉर्मेशन है। 70, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला पूछ रहा बेचारा, जानते हैं अपन। कितने नंबर ऑफ आयन फर्निश होंगे? नंबर 5। कितने टाइप के आयन फर्निश होंगे? 73। सवाल पढ़ो ध्यान से। आराम से पढ़ो। क्या? हाँ भाई, तो असर्शन बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट एग्जिबिट द टेस्ट। सही बात है। रीजन सही है क्या? रीजन सही नहीं है भाई, रीजन सही है। हाँ, यही बोल रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले। यही तो रीजन है, डबल सॉल्ट ही तो रीजन है कि वो सबके टेस्ट दे रहा है भाई। डबल सॉल्ट है तभी तो डबल सॉल्ट है कि वो सबके टेस्ट दे रहा है, इसलिए इसका आंसर गलत दे रखा है। 73 का आंसर 4 जाएगा। और यही नहीं, अभी तो और हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक? हाँ, 10 देगा ना, वो तो जितने भी होंगे उतने देगा। हाँ, तो वही तो उसका टेस्ट है। और कैसे पता पड़ रहा डबल सॉल्ट है? डबल सॉल्ट का पता कैसे पड़ेगा? पहली बात तो 5 होंगे नहीं, 4 ही होंगे। हम यही कहेंगे, यही हम कहेंगे, यही पहचान है डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट की पहचान ये है कि वो अपने अपने सभी आयनों का टेस्ट देगा। तो वही तो है डबल सॉल्ट, जो सबके टेस्ट दे रहा है, मतलब वो डबल सॉल्ट है। भाई अगर एक कैटायन एक एनायन होता तो सिंपल सॉल्ट होता, जैसे NaCl। अभी तो बहुत सारे मल्टीपल के टेस्ट के ऊपर बात कर रहा है ना, अमोनियम की बात कर रहा है, जिसका मतलब डबल सॉल्ट है। यही तो पहचान है उसकी। आंसर चेंज है इसका, 4 जाएगा इसका आंसर। हाँ, आगे। 74। क्या? क्या Fe+2? हाँ, Fe+2 क्या? +3 में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, और अगर करना है तो टर्नबुल बुल से करेंगे, पोटेशियम फेरी साइनाइड बना के करेंगे। हाँ, 74 मोर सॉल्ट का फॉर्मूला पूछ रहा बेचारा, ये हमको पता है। 75, ये बढ़िया सवाल है। हाँ, देखो डीकलराइज कर देगा, क्यों? क्योंकि मोर सॉल्ट में Fe+2 है, उसको ही तो रिएक्शन करके KMnO4 Fe+3 में लेकर जाएगा, और जब KMnO4 लेकर जाएगा तो खुद जाएगा Mn+2 में। ये अपन ने रिएक्शन लिखी हुई है, Fe+2 के Fe+3 से कन्वर्जन अपन ने लिखा हुआ है। चलो। 76 पढ़ो, लाइट ग्रीन। 77 इक्विवेलेंट वेट है, इक्वल इक्वल है वो तो। 78, देखो वही सवाल है 78। क्यों ऐड करते हैं H2SO4? 79, 80, बोरेक्स बी टेस्ट में किसका फॉर्मेशन, मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होता है। 81, कौन है जो बोरेक्स बी टेस्ट नहीं दिखाएगा? देखो पढ़ो, हमें क्या पता कौन नहीं दिखाएगा।
हमें सब पता है, 3D के ट्रांजिशन दिखाते हैं, तो कौन है जो नहीं है इनमें से? लेड नहीं है बेचारा, पी ब्लॉक का है, वो नहीं दिखाएगा। 3D बोला, ये तो समझाया था उस दिन, सिर्फ 3D। सिर्फ 3D। सिर्फ 3D। बोरेक्स भी टेस्ट सिर्फ 3D का है। वो तब करना है टिक जब 3D ना हो, क्योंकि बोरेक्स भी टेस्ट वो होता है जो हमारे आंखों को दिखे, जो हमारे आंखों को दिखे कलर, वो बोरेक्स भी टेस्ट है। चलो इसके बाद के सवाल तो अपन ने कर रखे हैं। 95 पढ़ लो एक बार। चॉकलेट बोल दिया भाई ने, चॉकलेट ब्राउन। चॉकलेट ब्राउन एक ही है। ठीक है, कॉपर, बिल्कुल सही बात है, कॉपर। आ जाओ पीछे इसके तरफ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए थे अपने, 15, 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो एक बार। हाँ, NaOH के साथ पंजेंट स्मेल गैस दे जो फ्यूम्स बना दे HCl के साथ, तो वो एक ही गैस है अमोनिया, और अमोनिया निकलती है NH4 प्लस से। अगला सवाल, नेस्लर्स रिएजेंट अपन जानते हैं। अगला सवाल 18, व्हेन DMG इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल 2 फॉलोड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब निकल के 2 को DMG दिखाते हैं तो वो लालम लाल हो जाता है। लाल है। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। हाँ। अरे भाई, PPT याद कर ले तू। हाँ। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो एक बार। हम्म। हाँ देखो 19, देखो क्या बोल रहा है, देखो। देखो तुम पहली लाइन से सवाल कर सकते हो। पहली लाइन बोल रहा है वाइट PPT है जो HCl से ट्रीटमेंट करने के बाद डिसॉल्व हो जाए हीटिंग में, वो एक ही है, PbCl2। लेकिन देखो, उसने और हेल्प करने के लिए आगे भी बात बोल दी बेचारे ने। तो उसने बोला कि जब इसमें H2S को पास करते हैं तो ब्लैक PPT, ब्लैक PPT PbS का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो एक बार। आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस का फॉर्मूला पूछ रहा है, HgO HgI NH2, मैंने बोला था सीधे याद रखना भैया। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। पोटेशियम थायोसाइनेट FeCl3 के साथ क्या देगा? थायोसाइनेट क्या होता है? SCN। और SCN को अगर Fe+3 दिखाते हैं तो खूनी लाल, ब्लड रेड। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ ये है बढ़िया सवाल, ये अच्छा सवाल है ये। HNO3 का इस्तेमाल क्या होता है, ये तो अभी अपन ने लिख लिया। हाँ, Fe के +2 को +3 में कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ा जाए। लेड एसीटेट क्या बनेगा? 24 पढ़ो, 24। ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 24, एक्वस NH3 क्या है? NH4OH। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि क्या तुमको पता है क्या कि NH3+ वाटर ही NH4OH होता है? क्योंकि रिएजेंट तो अपने को याद है, NH4OH के साथ NH4Cl अगर है तो ग्रुप 3 का रिएजेंट है, और ग्रुप 3 में है फ्रेंडशिप ऑल, Fe और Al, एक होगा ऑप्शन में Al। 25, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ा जाए। एक सॉल्युबल है जो है हॉट वाटर में, खेल ही खत्म। आगे बढ़ जाओ, PbCl2 अब हम जानते हैं। अगला सवाल देखो, अ कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो ब्राउनिश रेड PPT। ओहो, ब्राउनिश रेड PPT क्या है? FeOH थ्राइस। आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल 27,
ऑन एडिशन ऑफ एक्वस NaOH टू अ सॉल्ट सॉल्यूशन वाइट जिलेटिनस AlOH थ्राइस। खेला खत्म, आगे बढ़ो। 28 29 वगैरह सब हम सवाल कर चुके हैं, 34 तक कर चुके हैं अपन। 35 पढ़ो, 35 अच्छा सवाल है। देखेंगे कितने लोग सोच पाते हैं 35 को। और अगेन आंसर देखने की गलती मत करना, धोखा मिल सकता है। कहीं भी धोखा खा लो, पढ़ाई में धोखा मत खाओ। दिल से बुरा लगता है। हम्म। देखने के बाद आंसर क्या है? बस। बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो कैसे, देखो सवाल में वो क्या बोल रहा है बेचारा। वो ये बोलना चाह रहा है कि कॉपर के प्लस टू के साथ में अगर अपन KCN को मिला दें तो क्या होगा। हाँ ऑब्वियस बात है, एक्सेस में तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स बनेगा एक्सेस में, ठीक है। क्या बनेगा फॉर्मूला? तो बनेगा कंपाउंड अपने पास क्या, K2CuCN4। CN6 तो नहीं बनेगा, CN4 साइनाइड के साथ में 4 नंबर आता है, लेकिन ये नहीं बनेगा। और ये हमने पढ़ा है D&F ब्लॉक चैप्टर में। देखो इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था, देखो याद दिलवाता हूँ, शायद याद आ जाए। हमने ये पढ़ा था कि एक्वस में कॉपर का मोर स्टेबल है +2, लेकिन जब वही साइनाइड या आयोडाइड के साथ आ जाता है तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको ये +1 में कन्वर्ट कर देता। तो ये है वो सवाल। तो ये कॉपर को बना देगा कॉपर का प्लस, और अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना वो कॉपर के प्लस का बनेगा, ना कि +2 का। तो जो लोग यहां तक पहुंच गए, तुमने बहुत बढ़िया अप्रोच करी, लेकिन तुमने पूरी अप्रोच नहीं लगाई ढंग से। जो लोग यहां तक भी नहीं पहुंचे, उनको तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हमने दो दो जगह पढ़ा हुआ है। अब ये इसकी जगह पर क्या बनेगा कंपाउंड, तो K2CuCN4 नहीं बनेगा, ये बनेगा K3CuCN4। तब जाके कॉपर में +1 आएगा। क्योंकि अगर प्लस टू आ जाता, मना नहीं है, लेकिन साइनाइड आयोडाइड को छोड़ के कोई और अगर आ जाएगा ना तो +2 आ जाएगा। लेकिन साइनाइड आयोडाइड की खास बात यह है कि कॉपर के +2 को +2 में नहीं रहने देते हैं, +1 में भेज देते हैं। अब यहां से बनेगा सवाल। अब ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा, अब देखो इसमें कॉपर है +1 है, कॉपर +1 का मतलब D10 है। D10 का मतलब डायमैग्नेटिक हो गया, पहली बात तो। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें VBT लगाएंगे। VBT लगाएंगे, इसमें सबके सब पेयरिंग हो जाएगी। D10 मतलब सबके सब पेयरिंग। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर अगर सबके सब पेयरिंग हो जाती है तो हाइब्रिडेशन sp3 आता है, स्ट्रक्चर निकलेगी टेट्राहेड्र। ये सब बातें पूछेगा। अब देखो इसमें अगर तुमने इसको वो बना दिया तो तुम इसका हाइब्रिडेशन DsP2 बोल दोगे, क्योंकि D9 हो जाएगा और D9 में सफल आ जाएगा, और सफल में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो ट्रांसफरेंस कर जाएगा। तो तुम ट्रांसफरेंस करवा दोगे, मतलब देखो तुमने पढ़ा सब कुछ है और करोगे सब कुछ सही, तुम बस एक पॉइंट में हम मिस्टेक कर जाओगे, सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए अच्छा सवाल है ये। हम्म। हम्म। सही दिया 31 का आंसर। 31 का आंसर सही दिया है भाई। H2S का टेस्ट नहीं आता है, NaOH जब होता है तब H2S का टेस्ट आता है। इसके जस्ट पहला वाला सवाल, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 29 वही है। 29 सवाल वही है। सोडियम सल्फाइड के साथ टेस्ट आएगा, H2S के साथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम सल्फाइड फ्री सल्फाइड आयन देगा। फ्री सल्फाइड की मौजूदगी में सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट आएगा। लेकिन H2S क्योंकि कोवलेंट नेचर का है, ये लिखा है अपन ने, H2S कोवलेंट नेचर का है, इसलिए टेस्ट नहीं दिखाता, इसलिए इसमें कुछ बूंदे NaOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस की मिलानी होती है, तब जाकर के टेस्ट आना शुरू होता है। चलो 35 सवाल अच्छा सवाल था, और देखो और बढ़िया सवाल देखते हैं इसमें। बाकी तो वो सवाल है जिसके अपन ने कल बात करी थी, 38 और 39।
हम्म। अब एक काम करो तुम, इसमें सवाल पढ़ो 55, 56 और 57, बाकी तो तुम सब कर लोगे, बहुत अच्छे सवाल है ये। 55, 56, 57 ये तीनों सवाल करो, और आंसर मत देखना अगेन। हाँ, धोखेबाजी हो सकती है। 55, 56, 57 ईमानदारी से शांति से खुद से बनाओ। देखिए तुमने कितना सुना, कितना पढ़ा अभी तक। 55, 56, 57 के बाद 50 भी पढ़ लेना, 50 भी हो जाएगा तुमसे। ज्ञान, कोई पीपीटी याद है तेरे को? कोई पीपीटी याद है? किसी एक का पीपीटी याद हो? कोई पीपीटी याद नहीं? याद है? याद नहीं? अब एक क्लास तो वो भी नहीं आए थे शनिवार को, उन्होंने बोला कि क्लास हमने पढ़ ली, क्लास अटेंड कर ली। ये क्लास चल तो रही है सामने। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 55। अमोनिया फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स कॉपर अमोनिया 4+2 विद कॉपर आयन। सही बात है, कॉपर आयन के साथ बनता है, इनफैक्ट डीप ब्लू कलर बनता है, स्विट्जर सॉल्ट बनता है। लेकिन एसिडिक में नहीं बनता, और ये भी अपन ने इनफैक्ट पढ़ा हुआ है। एसिडिक में क्यों नहीं बनता? हाँ, क्योंकि देखो एसिडिक में क्या होगा, अमोनिया के साथ, जैसे मान लो अपन ने HCl मिलाया एसिडिक करने के लिए, तो उस HCl के साथ अमोनिया रिएक्शन कर लेगा, और जब एक बार रिएक्शन कर लेगा तो NH3 का NH4+ बन जाएगा, और अगर बार NH4+ बन गया तो वो लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकता। यही बात उस समय क्लास में डिस्कस भी हुई थी। हम्म। तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या जाएगा? सेकंड ऑप्शन, 55 का जाएगा सेकंड ऑप्शन। NH4+ बन जाएगा, लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। 56। 56 का आंसर तीसरा नहीं है, दूसरा है। क्यों? अब जिनको तीसरा लग रहा है उनको ऐसा ऐसे लग रहा है क्योंकि आपने तो ये सीखा है कि बोरेक्स बीट टेस्ट में कॉपर का +2 जो है वो तो नीला रंग देता है, लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में देता है। याद करो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज होता है फ्लेम टेस्ट में, रिड्यूसिंग फ्लेम का यूज तो अपन ने चारकोल कैविटी टेस्ट में किया था।
ये तो हमने पढ़ा ही नहीं क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं। रिड्यूसिंग के साथ बोरेक्स भी टेस्ट अपने सिलेबस में नहीं है। अच्छा, तभी गलत हुआ है क्या? अच्छा, हालांकि देखो, नहीं 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 नहीं, सेकंड क्लियर कट गलत है, पता है क्यों? क्योंकि Na+2 के लिए एक्वा रीजा का इस्तेमाल होता है, ये अपन ने कल ही सीखा था। सिर्फ एक ही जगह एक्वा रीजा का यूज होता है, वो Na+2। इसीलिए देखो, इन सब सवालों, जैसे क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ो। कलरलेस क्यूप्रिक मेटाबोरेट इज रिड्यूस टू क्यूप्रस मेटाबोरेट। क्यूप्रस नहीं, क्यूप्रिक बनता है भाई। मेटाबोरेट का फॉर्मूला क्या था, देखो याद करो। मेटाबोरेट का फॉर्मूला था, हाँ, CuBO2 का ट्वाइस। कॉपर +2 में है इसमें, क्योंकि मेटाबोरेट है -1 होता है। और कॉपर +2 में है, मतलब ये क्यूप्रिक है ना कि क्यूप्रस। क्यूप्रस नहीं है, क्यूप्रिक है। हायर ओएस में तो एक होगा ना। तो अब क्यूप्रिक है, तो अब देखो सवाल, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अच्छा, ये लुमिनस नॉन लुमिनस क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को लुमिनस बोलते हैं, ध्यान रखना ये बात। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को लुमिनस बोलते हैं और रिड्यूसिंग फ्लेम को नॉन लुमिनस बोलते हैं। क्यूप्रस दोनों गलत है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ो, 50। ये अपन ने पढ़ा था आज। ये भी अच्छा सवाल है, देखो। तो कुछ सवाल इसमें अच्छे भी हैं। किसका? क्या? कुछ भी आ सकता है नीट में। और यही है, देखो देखो, तुमको इसको करवाने के पीछे जो पर्पस था ना, किसकी थी ये? ले आगे पास कर दूंगा। इन सब सवालों को करवाने के पीछे पर्पस यही था, एक तो बात बताना कि सवाल कैसे हैं। सवाल रिएक्शन वाले नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिएक्शन अपने को याद नहीं करनी है। दूसरी चीज, चार्ट बना लेना। ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना। हो सकता है तुमको अगल बगल से कोई सलाह दे दे कि अबे इससे तो सवाल ही नहीं आते, क्योंकि इससे सवाल कैसे आएंगे, ये तो एड ही लास्ट ईयर हुआ है। और एक बात और ध्यान रखना, यह अभी तक का इतिहास रहा है कि कोई भी टॉपिक जो रिसेंटली ऐड होता है ना, उससे बहुत सवाल आते हैं। जैसा लास्ट ईयर हो गया, मतलब इस साल 2024 में हो गया, इस चैप्टर से 2 सवाल आ गए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर से 2 तो आएंगे ही आएंगे, 3 भी आ सकते हैं। और किसी चैप्टर से 3 सवाल का आना एक अच्छा मार्जिन माना जाता है। इनफैक्ट एक बहुत बढ़िया मार्जिन है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग जैसे बड़े चैप्टर से 2 से 3 सवाल आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जो लगभग हमने 2 महीने के आसपास तक पढ़ा था, याद है? हाँ, अभी वही आ रहा है कॉमन में। आ रहा है ना? हाँ। तो हाँ, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले तो अब एक काम करना तुम, ये जो अभी हमने पढ़ा ना, इसको एक चार्ट के फॉर्म में अभी बना लेना। नहीं तो ये चैप्टर, ये देखो, इस चैप्टर का सवाल जो है ना, वो देखा जाए तो आसान है, क्योंकि इसमें 2 ही चीजें हैं, या तो इंफॉर्मेशन है या कॉन्सेप्ट है। इसमें रिएक्शन का पार्ट नहीं है। या तो जानकारी है कि पीला पीपीटी किसका है, क्रोमेट का किसका किसका पीला होता है, लेड और बेरियम का। कौन सा कंपाउंड है व्हाइट कलर का जो कि गर्म पानी में घुलता है। अभी नॉलेज है तुमको, अभी बाद में नहीं रहेगी। इसलिए सबसे पहले तो तुम एक स्केच बुक की तरह पन्ना निकालना, एक तरफ एसिडिक और एक तरफ बेसिक लिख लेना, और उसको अपनी कॉपी में हमेशा रखना। और अगर ऐसा नहीं कर पाओ, तो कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जैसा कि मैं जब पढ़ता था तो मैं ऐसा करता था कि जो चीज मेरे को समझ में नहीं आती थी या मुझे याद करने में मुश्किल होती थी, तो मैं उसको जहां पढ़ता था वहां सामने चिपका लेता था। हो सकता है आज भी काफी बच्चे ऐसा करते हो। कई लोगों को टेक्निक समझ में नहीं आती, तो जिनको टेक्निक समझ में आती है तुम जरूर करना। तुमको ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तुम उसमें क्या करो, एक स्केच पेन की वो ले आओ, या फिर अगर कलरफुल पेन है तो मत लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। कलरफुल पेन से एक पन्ने के ऊपर पूरा एसिडिक और एक पन्ने के ऊपर पूरा बेसिक लिखो अच्छे से। जैसे एसिडिक में सबसे पहले हमने तो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लास ए क्लास बी। उसमें हमने फिर देखा था वीक ग्रुप स्ट्रॉन्ग ग्रुप, क्योंकि एक सवाल वहां से आ सकता है, जैसे कि हमको पता है कि नाइट्राइट वीक ग्रुप में है, लेकिन नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग ग्रुप में आता है। अब ये पता होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन है। पूछेगा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेस्टेड विद कंसंट्रेट H2SO4, तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन डाइल्यूट का टेस्ट दिखाता है, कौन कंसंट्रेट का।
उसको लिखने के बाद ऐसे ही बेसिक में बना लेंगे अपन टेबल, ग्रुप रिएजेंट वाली, ग्रुप वाली जीरो के अंदर अमीना पंजाबी कुड़ी पूरा लिख लेंगे, रिएजेंट याद कर लेंगे। उसके नीचे अब रिएक्शन नहीं लिखेंगे, हम हर किसी आयन का टेस्ट लिखेंगे। जैसे कार्बोनेट है, हमने क्या करा, उसमें क्या मिलाया, डाइल्यूट H2SO4, कैसी गैस निकली, कलरलेस, ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस वाली गैस ने कौन सा टेस्ट दिखाया, लाइम वाटर। बस ये लिखना है आगे, ये लिख लो। और अगर तुमको लगता है कि नहीं भाई कंपाउंड का फॉर्मूला भी लिखना चाहिए तो फॉर्मूला लिख लेना, अदरवाइज प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज लिख लेना कि ब्रिस्क एफरवेसेंस को हमने जब लाइम वाटर में से पास करा तो सॉल्यूशन मिल्की हो गया। लाइम वाटर के साथ में वहीं लिख लेना ब्रैकेट में बेराइटा वाटर, तो बेराइटा वाटर भी हाथों हाथ हो जाएगा। ऐसे ही मान लो अपन क्लोराइड का टेस्ट लिख रहे हैं, तो क्लोराइड के टेस्ट में हमने लिखा था AgNO3 के साथ रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का व्हाइट PPT बनता है, Br में AgBr का पेल येलो बनता है AgI के साथ। ये सब लिखा हुआ है अपन ने। तो इन सबको कोशिश करना बढ़िया से एक ही पेज पर, स्केच बुक का पन्ना बड़ा ही आता है, बढ़िया तरीके से लिख करके अच्छी अच्छी राइटिंग में जितना सजा सकते हो ना सजा लेना। उसको ऐसा मत सोचना कि लड़कियों वाला काम है सजाना, मैं क्यों काम करूं, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई तेरे कमरे में आके देख नहीं रहा है कि वो लड़की ने लिखा है कि लड़के ने लिखा है ना। उससे तुम्हारा पर्पस सर्व होना चाहिए, तुम्हारा पर्पस सर्व होना चाहिए, तुमको है याद करना। और ये मैं दोबारा बोल रहा हूं तुमको, तुम्हें मान के चलना इस चैप्टर से सवाल कम से कम 3 आएंगे, ऐसा मेरा इंट्यूशन है। हो सकता है 2 ही आए, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि इससे कम से कम 3 सवाल हो सकता है, किस्मत जोर मारे तुम्हारी तो 4 भी आ जाए। हाँ, नहीं ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको ये बात फील होती है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, चीजें याद कर। अब याद तो अपन हर जगह ही करते हैं, याद हर जगह करना पड़ता है भाई, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, याद हर जगह करना पड़ता है। ये बात तुम भी जानते हो। अब तो तुम भी एक्सपीरियंस वाले हो चुके हो। कोई भी सब्जेक्ट हो याद हर जगह करना पड़ता है, तो जब याद ही करना है तो ढंग से याद करें। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि अब क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या सिलेबस हो गया अपना कंप्लीट, तो कई लोगों के मन में इतनी खुशी है कि वो जोर जोर से बेंच पीट रहे हैं, उनको लगा कि बला टली, अब कोई लिगेंड नहीं पूछेगा। तो नहीं, देखो पूछने का पर्पस सिर्फ इतना सा था, तुम्हारा भला ही चाहते हैं भाई, तुम्हारा बुरा तो कोई चाहता नहीं है। हाँ, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे ना तो उससे मुझे कुछ मिलेगा, अरे मतलब ऐसे तो नहीं ना। क्या कह रहा है, ज्यादा अच्छा तो ये है कि भगवान से दुआ करो कि इंसान बीमारी ना पड़े। पर हाँ ठीक है, अगर कभी बीमार पड़े तो आएंगे तुम्हारे अस्पताल में। पर ये ऐसे नहीं कि बेटा तुम खुन्नस निकाल रहे हो उसमें, ऐसा काम मत करना भाई। हाँ, कि तब लीगेंड पूछे थे, अब आओ सर आप, अब आप जांच करवाओ। पहले 2 जांच होती थी, आपकी 6 जांच लिखूंगा अब मैं। आपके खांसी बलगम नहीं है, आप खांसी बलगम की जांच भी करवाओ, ऐसा काम मत करना। तो भाई अब पढ़ते रहें आगे बढ़िया तरीके से, सब कुछ पढ़ा ही दिया गया है, लेकिन ये है कि हाँ कुछ चीजों का ध्यान अपन जरूर रखेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो नोट्स, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नोट्स अपन अच्छे से याद करें, याद मतलब याद। और उसके बाद अपन एनसीईआरटी करें। एनसीईआरटी हमको करनी ही है, चाहे कोई बोले या ना बोले, चाहे कोई भला बोले या कोई बुरा बोले, अपने को एनसीईआरटी अच्छे से कवर अप करनी है। बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ो, लेकिन वो पढ़ो और वो तुमको समझ में भी तभी आएगी जब तुम्हारे नोट्स ढंग से क्लियर होंगे। तो पहले सबसे पहला फोकस तो नोट्स पर रखना, नोट्स को याद करना। नोट्स याद हो जाएंगे मजा आ जाएगा। उसके बाद में फिर अपन एनसीईआरटी पे आगे बढ़े। अच्छा, सवाल करने की बारी है, सवाल हमको खूब करने हैं, क्योंकि थ्योरी थ्योरी पढ़ने के बाद हम सवाल ही सवाल लेते। अब देखो आज जो हमने सीखा उसको जब तक अपन सवाल में अप्लाई नहीं करते, हमको समझ में कैसे आता कि सवाल बनता कैसा है, सवाल आता कैसा है, वो पूछना क्या चाहता है, याद क्या करना है। इसलिए सवाल हमको बहुत करने हैं। सवाल करने के लिए अपने पास मॉड्यूल है, लेकिन मॉड्यूल काफी नहीं है। रेस करने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं। मैं रेस की रिकमेंडेशन कभी नहीं करता हूँ। इवन खास करके जो बच्चे जिनके नंबर अच्छे आते हैं, तुम तो और मत करो, क्योंकि तुम भटकोगे। ऐसा नहीं कि रेस के सवाल तुमसे होंगे नहीं, तुमसे रेस के सारे सवाल हो जाएंगे। लेकिन जैसा पेपर का पैटर्न आ रहा है आजकल, स्मार्टनेस इसमें ही है कि तुम नीट के लेवल को पकड़ के चलो। तुम ज्यादा टफ करने के चक्कर में कहीं तुम आसान आसान से सवाल गलत ना कर दो। जैसे कि एलम क्या है, एसिडिक है कि क्या है, सॉल्ट है।
एलएम का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक है। अब देखो, लेकिन अब मामूली सी बात, ये गलत करके आते हैं बच्चे सवाल, क्योंकि ऑप्शन में एसिडिक भी होता है, तो उनके दिमाग में यही रहता है कि यार एलएम को तो सर ने पढ़ाया था एसिडिक होता है, एसिडिक है तो सॉल्ट, सॉल्यूशन एसिडिक होता है। तो ऐसे बहुत मामूली मामूली सवाल मिलेंगे तुमको। तो अब ये कंटेंट अगर तुमको अपने यहाँ से कम लगता है तो मार्केट में से खरीद लो। मार्केट में से बहुत लोग कुछ पढ़ा रहे हैं, मार्केट में तो कंटेंट मिल रहा है, वो तुम खरीद लो। आजकल तो टेलीग्राम पे बहुत कुछ मिलता है। तो इधर उधर की चीजों में ध्यान लगाने से बेहतर है कि सही जगह पर सही डायरेक्शन में ध्यान लगाया जाए। क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से लें? वही तो बताया अभी। अरे बहुत सारे चैनल है भाई, नीट लेवल के सवाल तो मिल जाते हैं यार। नहीं भाई, मेरे पास तो कोई सोर्स नहीं है। हाँ हाँ, सही है, ये सही है, ये बढ़िया ऑप्शन बता रही है ना। हाँ हाँ सही है। नहीं, बुक नहीं करनी, कोई बुक नहीं करनी, क्योंकि बुक के अंदर आंसर सालों से चेंज नहीं होते हैं। बुक में क्या होगा, अगर तुम करने बैठोगे तुमको कोई गलत मिल जाएगा, तो तुम करते ही जाओगे उसको, तुम बोलोगे नहीं यही सही है, क्योंकि हम यही तो करते हैं। आंसर को ही तो हम सही मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं हम आंसर को, है ना। हाँ, तो ऐसा काम नहीं करना है। तो अगेन वाली बात है कि कंटेंट कहीं से ही मिले, पढ़ो कहीं से भी, सिलेक्शन होगा यहीं से। ये एकदम सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई तुमको पढ़ा दिया गया बढ़िया तरीके से, आराम से करो। अभी तुम्हारा कॉमन का पेपर आ भी रहा है, कॉमन के ढंग से तैयारी करो। कोई डाउट वगैरह आता है तो काउंटर पे आ जाना। हाँ, अब इस वीक और अगले वीक तो मैं काउंटर में यहाँ पर हूँ, लेकिन उसके बाद का पता नहीं है। एल एल प्लस पे पूछ लीजिए, आपको कोई डाउट है तो।